दोस्तों, पृथ्वी पर हर सेकंड अंतरिक्ष से कुछ न कुछ गिरता रहता है और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है अंतरिक्ष की धूल और छोटे छोटे पत्थरों की। कई बार ये पत्थर हमें पृथ्वी के वायुमंडल में जलते हुए भी दिखाई देते हैं और इन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाली ज्यादातर चीजें इंसानों के कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी चीज को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बुलाया गया जो इंसानों के कंट्रोल में थी। ये कोई पत्थर या धूल नहीं, बल्कि करीब 5 साल से चल रहे एक बहुत ही कठिन मिशन का एक हिस्सा था। इस हिस्से को पृथ्वी पर आते हुए कई लोगों ने रिकॉर्ड किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस मेटल के टुकड़े के अंदर एक बहुत ही कीमती चीज मौजूद है। लेकिन क्या चीज है वो, और आखिर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से इस स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े को वापस क्यों बुलाया? ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा सौरमंडल अंतरिक्ष में बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य से निकलने वाली सोलर रेडिएशन की वजह से हमारे सौरमंडल के अंत में एक बहुत बड़ा सा बबल क्रिएट हो चुका है, जिसे वैज्ञानिक हेलियोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं। ये बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन वहां से आने वाले खतरनाक धूल और बर्फ के पत्थरों से नहीं। ये पत्थर, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड और कॉमेट के नाम से जानते हैं, कई बार हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें आज से 6.6 करोड़ साल पहले देखने को मिला था, जब हमारी पृथ्वी पर आग के गोलों की बारिश हो रही थी। एक 11 से 80 किलोमीटर के बीच के साइज का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से जाकर टकरा गया था, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंच गया था। यह हिस्सा एक बहुत बड़े पीस में होने की बजाय छोटे छोटे पत्थरों के रूप में था। अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये छोटे छोटे पत्थर वापस से पृथ्वी पर बरसने लगे और वायुमंडल में इनमें आग लगने लगी। इसकी वजह से मानो ये आग के गोले बन गए हो। इन्हीं आग के गोलों की वजह से हमारी पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतुओं का विनाश हो गया और वह विलुप्त हो गए। इनमें से सबसे फेमस जीव थे डायनासोर, जिनके वंशज आज भी हमें मुर्गियों के रूप में पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा सकता है और इसके लिए हम इंसानों को हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड की खोज की, जिसे बेनू नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एस्ट्रॉइड के नाम को एक 9 साल के लड़के माइक पिजो ने 2013 में एक कॉन्टेक्ट के दौरान रिकमेंड किया था। वैज्ञानिकों को यह नाम इतना अच्छा लगा कि इसलिए इस एस्ट्रॉइड के ऑफिशियल नाम को भी बेनू ही रख दिया गया। ये अंतरिक्ष में मौजूद कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो हमारी पृथ्वी से 19 करोड़ किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर से गुजरते रहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह एस्ट्रॉइड सूर्य का एक चक्कर करीब 436 दिनों में लगा लेता है और हर 6 सालों में यह हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह एस्ट्रॉइड हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन में जरा सा भी चेंज आया तो यह हमारी पृथ्वी से भी जाकर टकरा सकता है। आधा किलोमीटर चौड़ाई वाला यह एस्ट्रॉइड डायनासोर्स को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड से तो बहुत कम खतरनाक होगा, लेकिन इसकी वजह से भी हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इसी डिजास्टर को रोकने के लिए वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करना चाहते थे। फाइनली 8 सितंबर 2016 को नासा के वैज्ञानिकों ने ओसिरिस रेक्स नाम की एक मिशन को लॉन्च किया, जिसका काम था इस एस्ट्रॉइड पर स्टडी करना, साथ ही में इसके सैंपल को कलेक्ट करके वापस से पृथ्वी पर भेजना। 31 दिसंबर 2018 को यह स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में पहुंच गया और करीब 2 साल तक उसका चक्कर लगाने के बाद 20 अक्टूबर 2020 को उस पर वो उतर गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पहली बार नहीं था जब इंसान ग्रह या चांद के अलावा किसी दूसरी स्पेस बॉडी पर लैंड कर रहे हो। इससे पहले जापान भी कुछ मिशन लॉन्च कर चुका है जो एस्ट्रॉइड पर सक्सेसफुली लैंड हुए थे। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि बेनू पर लैंडिंग करते समय उन्हें यह पता चला कि उसकी सतह ठोस नहीं बल्कि ये धूल और पत्थरों से भरी है। जब ओसिरिस रेक्स का लैंडर एस्ट्रॉइड पर लैंड हुआ तो वह जमीन में हल्का सा धंस गया और इस बात की जानकारी उन्हें इस स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट से पता चली। इस मिशन पर नासा ने करीब $1 अरब यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करने और सैंपल कलेक्ट करने के कुछ महीनों बाद मई 2021 में इस स्पेसक्राफ्ट का एक कैप्सूल पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। जैसा कि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ही बता सकते हैं कि इस कैप्सूल में कुछ और नहीं बल्कि बेनू के ही कुछ सैंपल्स मौजूद थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक खतरनाक एस्ट्रॉइड होने के साथ साथ ये एक बहुत ही कीमती एस्ट्रॉइड भी है। ये मुख्यतः कार्बन से बना हुआ है और साइंटिस्ट इस पर स्टडी करने से और सौरमंडल की शुरुआत के बारे में काफी हद तक जान सकते हैं।
2 साल से भी लंबी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद 24 सितंबर 2023 को ओसिरिस रेक्स का कैप्सूल फाइनली पृथ्वी पर वापस लौटता है। अंतरिक्ष से वापस आने वाले इस कैप्सूल की वीडियो को कई लोगों ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और वहीं से ये मिशन इतना फेमस होने लगा है। अब वैज्ञानिकों के पास बेनू के सैंपल पहुंच चुके हैं और आने वाले कुछ समय में हमें इससे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी भी ये मिशन खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 23 अप्रैल 2029 को अपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये भी उन एस्ट्रॉयड की लिस्ट में आता है जिनकी पृथ्वी से टकराने की संभावना सबसे हाई है। 2029 में यह एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर से भी कम दूरी से गुजरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पृथ्वी का चक्कर लगा रही ज्यादातर सैटेलाइट की दूरी से भी कम है। यह एस्ट्रॉयड 340 मीटर चौड़ा है और वैज्ञानिक पहले ऐसा मानते थे कि 2068 में इसके पृथ्वी के टकराने के चांस बन सकते हैं। हालांकि 2021 में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को वापस से करने के बाद उन्हें पता चला कि करीब अगले 100 सालों तक यह एस्ट्रॉयड हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसके बाद की कैलकुलेशन को करना फिलहाल वैज्ञानिकों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आगे के समय का कुछ नहीं कहा जा सकता है। ओसिरिस रेक्स मिशन बेनू को अच्छे से स्टडी करने के बाद इस एस्ट्रॉयड की ओर बढ़ता चलेगा। इस चीज की अनाउंसमेंट नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले साल अप्रैल में की थी। बेनू को छोड़ने के बाद इस मिशन का नाम भी चेंज हो जाएगा और इसे ओसिरिस रेक्स की जगह ओसिरिस एपेक्स कहा जाने लगेगा। ये स्पेसक्राफ्ट अपोफिस तक 2019 में ही पहुंचेगा, इसलिए अभी भी इस मिशन के असली पहलू को देखने के लिए 6 साल बचे हुए हैं। तब तक वैज्ञानिक बेनू पर स्टडी करके एस्ट्रॉयड के बारे में काफी सारी जानकारी ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होंगे। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले उनके दिमाग में अपोफिस एस्ट्रॉयड के लिए एक दूसरा मिशन था, लेकिन बाद में उन्होंने ओसिरिस रेक्स को एक दूसरे मिशन में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया। वे बताते हैं कि एक बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि तब तक ये स्पेसक्राफ्ट करीब 13 साल पुराना हो चुका होगा और इसे वापस से लैंड करना और सारी प्रक्रिया को वापस से करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ सकता है कि जब वैज्ञानिक बेनू को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो उन्हें एक दूसरे एस्ट्रॉयड को स्टडी करने की क्या जरूरत है। असल में बेनू और अपोफिस भले ही एस्ट्रॉयड की कैटेगरी में आते हो, लेकिन ये एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। साइंटिस्ट की माने तो अपोफिस अंतरिक्ष में पाया जाने वाला बहुत ही कॉमन एस्ट्रॉयड में से एक है, वहीं बेनू एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट एस्ट्रॉयड है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये उन पत्थरों की फैमिली से बिलोंग करता है जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर पानी आया था। पृथ्वी पर पानी आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि इसकी वजह से ही हमें आगे समंदर और समुद्र में मौजूद जीवन देखने को मिला। आज पृथ्वी पर जीव जंतुओं को पैदा हुए करीब 4 अरब साल हो चुके हैं। इनमें से कुछ जीव जंतु तो इतने विकसित हो चुके हैं कि अब वे दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज बसाने के लिए भी रेडी है। हम इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमें एक ऐसे ग्रह की तलाश है जिस पर जीवन मौजूद हो। इतने सालों की खोज और करीब 5000 एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के बाद भी वैज्ञानिक जीवन से जुड़े किसी भी संकेत को दूसरे ग्रह पर नहीं ढूंढ पाए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा यूनिक है। वैसे आपको क्या लगता है कि बेनू या अपोफिस में से कोई एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से इस सदी में टकराएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।